Hello, future auditors. Hope that you are rocking with your studies and especially your audit subject. अभी तक तो आपके सभी stereotypes break हो गए होंगे that audit is a boring subject, audit is very vast and tough subject and audit में score करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मैंने अपने सभी videos में आपको दे रखे हैं बहुत सी important strategies and special advices जिसको follow करके आप audit को पास तो क्या एग्जामिशन भी एम कर सकते हो। तो सबसे पहली एडवाइस जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी ऑडिट पढ़ते हो आपके सिस्टम में आ जाना चाहिए दैट यू आर द ऑडिटर। ओके, आपको किस कंपनी का ऑडिट का करने का काम सौंपा गया है एंड यू आर द ऑथराइज्ड पर्सन हु आर गोइंग टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर। एंड अगर वो दिमाग में रख के अगर पढ़ाई करोगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो अपनी आप क्लियर होती जाएगी, सॉर्ट होती जाएगी। एंड रही बात एग्जाम में लिखने की, तो हमेशा जब भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो हमेशा ये सोचो दैट यू आर द एग्जामिनर। ओके, एंड ये अज्यूम करने से आपका जो एक राइटिंग पैटर्न होगा, आपका जो एक लेवल होगा ना, प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका होगा ना, वो 100% श्योरली इम्प्रोवाइज हो जाएगा। क्योंकि आप अगर एग्जामिनर हो, अगर आप अपने आप को एक हायर अथॉरिटी पे रखते हो, हमेशा अज्यूम करते हो, तो आप गलतियां करते ही नहीं हो, राइट? सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 पे है हम लोग एंड अभी तक हमने हाफ ऑफ द चैप्टर को कवर अप कर लिया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एंड 18 मार्क्स तक यहाँ पे क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो ये चैप्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है स्टूडेंट्स। एंड अगर कोई स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो एंड शेयर दिस चैनल विद ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज ये करने में आपको मेरे चैनल की पक्का जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ऑडिट सैम्पलिंग। ठीक है, अभी ऑडिट सैम्पलिंग का मीनिंग क्या होता है? सी ऐसा सर, अज्यूम दैट यू आर अ ऑडिटर। ठीक है, आपको किसी कंपनी एक्सवाईजेड कंपनी का ऑडिट करना है एंड वहां पे 10,000 वाउचर्स है, तो क्या आप पूरे के पूरे 10,000 वाउचर्स को टिक करोगे यानी कि सभी का सभी पूरा जो इनवॉइसेस है उनको चेक करोगे, या फिर आप वहां पे कुछ सैम्पलिंग करोगे? राइट, आपका टाइम एंड कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इफेक्टिव प्लानिंग क्या होती है, इफेक्टिव ऑडिट प्लानिंग क्या होती है, आपका ऐसा कुछ सैम्पलिंग टेक्निक आप यूज करोगे जिससे कि आप रीजनेबल एश्योरेंस दे पाओ एंड सैम्पलिंग करने के बाद में भी आपका जो रिस्क लेवल है दैट शुड बी सिग्निफिकेंट, रिस्क लेवल है दैट शुड बी एट द एक्सेप्टेबल लो लेवल। ओके, तो ये चीज हमेशा ध्यान में आपको रखनी है। तो चलिए मान लीजिए रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप मान लीजिए कोई चीज खरीदने जाते हैं, मान लो यू आर गोइंग टू टेक 10 kgs ऑफ राइस, then you are going to check each and like every rice? No, you are just going to dig up something and you just check it out कि हाँ एक मुट्ठी चेक कर लो, हाँ ठीक है सही है, डन, पैक इट अप। ओके, इन द सेम वाइज जब हम लोग कंपनी का भी ऑडिट करने जाते हैं तो वहां पे हम स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट वेरी गुड पार्ट कि वहां पे हम लोग रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग हम लोग करते हैं कि चलो एवरी 10 वाउचर्स के बाद हम लोग एक सेट कर देते हैं, या फिर एक मिनिमम अमाउंट हम लोग सेट कर देते हैं, मटेरियलिटी लेवल पर हम लोग एक बेंचमार्क डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इन मटेरियलिटी, बेंचमार्क, इन सब के बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में बहुत ही ज्यादा इन डिटेल पढ़ा हुआ है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज गो देयर, फर्स्ट फिगर आउट दोज कॉन्सेप्ट्स एंड देन कम हियर। ओके, तो इन सबके बेसिस पर हम लोग सैम्पलिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड एंड ये हो गया हमारा कंसेप्ट। चलिए अब हम लोग करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि ICAI क्या कहता है। वन मोर थिंग, इफ यू वांट दिस समरी नोट स्पेसिफिकली यू कैन गो ऑन द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड माय ऐप पीक प्रेप, जहां पे आपको ये समराइज्ड बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज और कंसाइज वे में मिलेगा। सिर्फ 47 पेजेस में मैंने इतने बड़े चैप्टर को डाल दिया है एंड श्योरली इस पूरे समरी नोट्स में कोई भी पार्ट स्किप नहीं हुआ है। एंड जहाँ पे टेबल फॉर्मेट चाहिए, जहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेट चाहिए, आपके लिए जो भी बेस्ट अप्रोच है वो मैंने इस समरी नोट्स में डाला हुआ है, जिसको आप एग्जाम के लास्ट डे मतलब फर्स्ट डे बिफोर एग्जाम तक भी आप इसको यूज करके बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो हरी अप एंड यू कैन एक्सेस दीज समरी नोट्स ऑल्सो। ओके, तो चलिए क्या बोला हुआ है भाई, व्हाट इज सैम्पलिंग, व्हाट इज सैम्पलिंग?
an audit technique where only a part of the population is checked instead of all the transaction to form an audit opinion, as I said. ठीक है, अब population यहाँ पे बोला गया है कि whatever the thing is, जैसे invoices को यहाँ पे population बोला गया है, just a technical word, तो confuse होने की जरूरत नहीं है. Population मतलब सिर्फ persons and human beings से relate अपना माइंड जल्दी से रिलेट कर पाता है. लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली पॉपुलेशन इज नथिंग बट द ऑडिटर जिसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है. फॉर एग्जाम्पल सेल्स इनवॉइसेस, फॉर एग्जाम्पल सैलरी रिसीवेबल्स, फॉर एग्जाम्पल बैंक स्टेटमेंट. ठीक है, तो उसको पॉपुलेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है. वाई सैम्पलिंग, आप बता सकते हो. अगर आप ऑडिटर हो तो आप पूरे 10,000 वॉइसेस को चेक करोगे नहीं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. ठीक है, वहां पे कुछ टेक्निक्स को लगा के भी आप आपके ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकते हो. तो सेम चीज है. फुल चेकिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, इंटरनल कंट्रोल्स reduces chances of fraud and errors, routine full checking often doesn't add material value. ओके फाइन. चलो, ओल्ड अप्रोच क्या था? सब पहले क्या किया करते थे कि भाई एक्सटेंसिव वाउचिंग होती थी सभी के सभी एंट्रीज की, मतलब रूटीन चेकिंग होती थी कि सभी के सभी इनवॉइसेस, सेल्स इनवॉइसेस, परचेज इनवॉइसेस, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, हर चीज हम लोग बहुत ही ज्यादा डिटेल में चेक करते थे. हर इनवॉइसेस को चेक किया जाता था. तो उसको हटाने के लिए, बिकॉज वहां पे अगर हम हमारा टाइम, हम सीए है राइट, हम लोग सीए हैं, अगर हम हमारा टाइम किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट शुड बी द बेस्ट थिंग. ओके, हम हमारा टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट अफोर्ड दैट वेस्टिंग अवर टाइम. ओके, तो हमको हमारा टाइम कोई मटेरियल वैल्यू के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना. तो सेम चीज ही सैम्पलिंग करता है. तो यही सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन की हुई है. राइट, तो न्यू अप्रोच क्या है? फोकस ऑन प्रिंसिपल्स, कंट्रोल्स, मटेरियल आइटम्स, रिड्यूस एम्फोसिस ऑन रूटीन चेकिंग. तो यहाँ पे एक ही वर्ड आपको बार बार आ रहा है, रूटीन चेकिंग. रूटीन चेकिंग इज नथिंग बट आप सभी के सभी ट्रांजैक्शंस को थॉरली चेक कर रहे हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल इनवॉइस में हमको सारा सब कुछ चेक करना पड़ता है. डेट, जीएसटी नंबर है या नहीं है, सही से अमाउंट जो मेंशन किया हुआ है वो सही है या नहीं है, सिग्नेचर है या नहीं है ना. ये बेसिक चीजें जो हम लोग हमेशा चेक करते हैं. तो ये न्यू अप्रोच आज के डेट में हम लोगों को फॉलो करना है, विच फोकसेस ऑन व्हाट? प्रिंसिपल्स, विच फोकसेस ऑन कंट्रोल्स, विच फोकसेस ऑन मटेरियल आइटम, एंड इट रिड्यूस एम्फोसिस ऑन रूटीन चेकिंग. इज सैम्पलिंग मैंडेटरी? नो. हमेशा याद रखो, सैम्पलिंग इज जस्ट एन ऑप्शन गिवन टू द ऑडिटर. आप किसी ऑडिटर को बोल नहीं सकते कि भाई तुझे यहाँ पे सैम्पलिंग लगा. इट्स अप टू द ऑडिटर. अगर उसको लग रहा है कि जरूरत है सैम्पलिंग लगाने की तो वो लगाएगा. अगर उसको लग रहा है कि नहीं, कुछ ही लिमिटेड ट्रांजैक्शन है जिसका वैल्यू, मटेरियलिटी काफी ज्यादा है एंड वहां पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, तो वहां पे वो सैम्पलिंग नहीं लगाएगा. ओके, ऑडिटर कैन चूज वेदर और नॉट टू यूज द सैम्पलिंग. ओके, देन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमेशा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? To give a opinion on financial statements. Okay, chapter number 1. Auditor must express opinion on financial statement using techniques that are reliable and acceptable. As I said, स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया था, तुम अगर रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स लगाओगे तो वो वर्कआउट नहीं करने वाला है. जस्ट बिकॉज आपको इंट्यूशन है, आपको लग रहा है, तो वहां पे वो काम नहीं चलेगा. स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग लगाओ. कुछ तो रॉ डेटा होना चाहिए, कुछ मटेरियलिटी लेवल होना चाहिए, कुछ बेंचमार्क्स होना चाहिए. तो उसके हिसाब से ही आपको ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, बिकॉज आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए. आपको क्या चाहिए? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. एंड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में हमेशा क्या आता है? रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस. ओके, सो दैट्स द सेम थिंग मेंशन्ड ओवर हियर. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड क्या है? If using sampling, auditor should follow well accepted standards and techniques to maintain audit quality. अब और एक मेन चीज भाई, ऑडिट सैम्पलिंग का एसे, फोकस ऑन दिस. ऑडिट सैम्पलिंग का एसे कौन सा है? एसे नंबर 530. ओके, तो अगर आपको ऑडिट सैम्पलिंग के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पे एग्जामिनर, ठीक है, अज्यूम दैट यू आर द एग्जामिनर, एंड अगर स्टूडेंट ने लिखा है एज पर एसे 530, तो सोचो आपको कितना बेटर फील होगा. आपको लगेगा ना कि उस स्टूडेंट को सब कुछ आता है. सेम गोज विथ यू. ओके, अगर कोई सैम्पलिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप एसे का रेफरेंस जरूर दीजिए स्टार्टिंग में. एंड कुछ पैटर्न होते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर उसके नीचे आपके पॉइंट्स आएंगे, फिर उसके नीचे लास्ट में और एक पैरा आएगा, कंक्लूजन. ओके, तो ये होता है प्रेजेंटेशन करने का तरीका. अगर आपको स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन
के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो मेरा अपलोडेड है वीडियो, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। ओके ना, अब क्या है, वाई स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग इज प्रिफर्ड एज अ सेड, ठीक है। स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग क्यों, क्योंकि बेस्ड ऑन साइंटिफिक लॉज प्रोवाइड्स मोर रिलायबल कंक्लूजंस देन आर्बिट्ररी मेथड्स। आर्बिट्ररी मेथड्स इज नथिंग बट व्हाट, अपने इंट्यूशन लेवल पे वहां पे हम लोग मेथड लगा रहे हैं, दैट आर नथिंग बट आर्बिट्ररी methods. Okay, you can just mention it down, you can just write it down in your books if you want to, or whatever kind of book you are referring. ठीक है, तो मेन बेनिफिट क्या है, enables auditor to express a fair and professional opinion without checking every item in financial statement. Obviously सैम्पलिंग की हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को चेक नहीं करना चाहते हैं, एंड फिर भी हम हमारा ओपिनियन जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू तरीके से दे रहे हैं। तो चलिए, मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, ठीक है, एज पर SA 530, audit sampling means applying audit procedures to less than 100% of items in a population in such a way that every item has a equal chance of being selected. Now ये हुई ना, मतलब क्या बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज, राइट। मीनिंग तो आप लोगों को पता ही था, लेकिन ये जो उन्होंने डेफिनेशन दिया है ना, इसको हम बोलेंगे टेक्निकल लैंग्वेज। तो हाँ, आपको ये टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ा बहुत, यू शुड मैच दिस लेवल ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, नॉट एग्जैक्टली 100 to 100% सेम होना चाहिए, लेकिन आपको जो राइटिंग पार्ट है वो इस लेवल का थोड़ा बहुत होना ही चाहिए प्रेजेंटेशन की जब बात आती है, ठीक है। तो ऑडिट सैम्पलिंग मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स इन पॉपुलेशन, ठीक है, in such a way that every item has an equal chance of being selected. यानी कि यहाँ पे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की बात हो रही है, आर्बिट्रेरी मेथड्स की बात, रैंडम सैम्पलिंग की बात नहीं हो रही है। द पर्पस इज टू एंश्योर दैट सेलेक्टेड आइटम्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फुल पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यू हैव डिसाइडेड द मटेरियलिटी ऑफ 15,000 एंड 15,000 के ऊपर जो भी इनवॉइसेस है उसको आप चेक करोगे, तो वहां पे जो सेलेक्टेड सैंपल्स है दैट इज गोइंग टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द full population. Okay, this helps the auditor to form conclusions on the whole population and to give an audit opinion based on evidence from the sample. So you need to make sure that एक तो आप reliable information, reliable कर रहे हो method, and it should be appropriate as well. ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग ऑडिट सैम्पलिंग क्यों कर रहे हैं, आप खुद बताओ, देखो ही मत स्क्रीन पे। ऑडिट सैम्पलिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज वी वांट टू गिव अ ट्रू एंड फेयर ओपिनियन, एक रीजनेबल लेवल, एक रीजनेबल एश्योरेंस हम लोग देना चाहते हैं अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अबाउट द हम लोग कैसे दे रहे हैं वो हम लोग सैम्पलिंग करके दे रहे हैं। तो बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग मेथड्स वी आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर ओपिनियन। तो सेम चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है गाइस, to give the auditor a reasonable basis to form conclusions about the population based on selected items. तो स्कोप क्या क्या आएगा, सिंपल है, जो भी हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक्स हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग पॉपुलेशन का क्या साइज चेक कर रहे हैं, हम लोग क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगा रहे हैं व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट सैम्पलिंग, यही सारी चीजें इस एसे के स्कोप में आएगी, है ना। तो सेम चीज मेंशन किया हुआ है, what is the scope of SA 530? Designing and selecting the audit sample, planning stage, performing test of control and test of details, and evaluating the results of the sample, conclusion stage. ओके, तो हमेशा हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले तो प्लानिंग स्टेज रहेगी, प्लानिंग स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे और सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर सेकेंडली क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करें, हम लोग चेकिंग करेंगे ना, इनवॉइसेस की चेकिंग करेंगे, राइट, हम लोग, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ठीक है। ये दोनों टर्म्स जो है ये हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में कर लिया है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किस पर लगाया जाता है गाइस, इंटरनल कंट्रोल पे, इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाया जाता है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स यानी कि क्या, असर्शन लेवल पे, स्पेसिफिक स्टेटमेंट पे, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पे अगर हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स को लगा रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल्स बोलेंगे। तो याद आ गया होगा अभी तक आपको, ठीक है। तो सिर्फ इनवॉइसेस की बात नहीं हो रही, इनवॉइसेस में आपको सिर्फ एक एग्जांपल बार बार दे रही हूँ ताकि आप जल्दी से कनेक्ट कर पाओ, लेकिन ऑडिट सैम्पलिंग हम लोग दूसरी चीजों पे भी तो लगा सकते हैं ना, जैसे कि जनरल आईटी कंट्रोल्स पे भी तो हम लोग ऑडिट सैम्पलिंग लगा सकते हैं, है ना। तो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी तो वहां पे भी तो हम लोग ऑडिट सैम्पलिंग लगा सकते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग परफॉर्म करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल, एंड हम लोग परफॉर्म करने के बाद ऑब्वियसली
इवेल्युएट करके लास्ट में कंक्लूजन पे तो आएंगे ना, हम लोग मेहनत कर क्यों रहे हैं, कंक्लूड करके डॉक्यूमेंट करने के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट भी कभी मत बोलो, आगे जाके आएगा। ओके, तो लास्ट में हम लोग कंक्लूजन भी देंगे। ठीक है, देन रिलेशन विद SA 500। SA 500 क्या था? SA 500 इज ऑल अबाउट ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अभी ही मैंने आपको बताया। ठीक है, तो SA 500 क्या कहता है? इट टेल्स द ऑडिटर हाउ टू गैदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बहुत सारी चीजें पढ़ी हम लोगों ने इसके ऊपर कि ऑडिट एविडेंस को कैसे इकट्ठा करते हैं, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, रिलायबिलिटी आनी चाहिए। रिलेवेंस और रिलायबिलिटी के ऊपर भी हम लोगों ने इन डिटेल में बहुत सारी चीजें पढ़ी है कि वहां पे अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए। ठीक है, एंड सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तो अब इन SA 500 और SA 530 में क्या है? क्योंकि हम लोग ऑडिट सैम्पलिंग क्यों कर रहे हैं? एट द एंड हम लोग ऑडिट सैम्पलिंग कर रहे हैं क्योंकि हमको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए, राइट? तो कंक्लूजन तो वही हुआ। देन ऑडिट सैम्पलिंग इज वन ऑफ द मेथड्स अवेलेबल अंडर SA 500 फॉर सेलेक्टिंग आइटम्स टू टेस्ट। ट्रू। Hence, SA 530 works alongside SA 500. It gives guidance on how to perform sampling as a part of audit evidence collection. ओके, देन नेक्स्ट अगेन पॉपुलेशन का भी डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। व्हाट डज इट मीन? पॉपुलेशन रेफर्स टू द एंटायर सेट ऑफ द डेटा फ्रॉम विच द सैंपल इज सेलेक्टेड एंड अबाउट विच द ऑडिटर विशेस टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। मैम ये टेक्निकल लैंग्वेज कैसे याद रहेगी? प्रैक्टिस डूड, प्रैक्टिस आपको करते रहना है। यू नीड टू डू द राइटिंग प्रैक्टिस एंड डोंट वरी, अगर सिर्फ एक बार भी अगर आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना तो एब्सोल्युटली आप इस सब्जेक्ट से, इस लैंग्वेज से बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाओगे एंड यू विल परफॉर्म द बेस्ट। उसके बारे में आपको वरी ही नहीं करना है। ठीक है, तो अगेन पॉपुलेशन का क्या मीनिंग है? पॉपुलेशन हियर इज नथिंग बट द सेट ऑफ डेटा जिसमें से हम लोग सैंपल निकाल रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन रेफर्स टू द एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच अ सैंपल इज सेलेक्टेड एंड अबाउट विच द ऑडिटर विशेस टू ड्रॉ कंक्लूजन। एंड उस सैंपल के बेसिस पर ही ऑडिटर जो है वो कंक्लूजन्स को निकाल रहा है। फिर आगे क्या मेंशन किया हुआ है भाई? आगे मेंशन किया हुआ है कि the auditor should select sample items in such a way that sample can be expected to be representative of the population. ऊपर ही तो पढ़ा था, the sample should be representative of the whole population. This requires that all items in the population have opportunity of being selected. See again मैं आपको mention कर रही हूँ, ऑडिट इसीलिए वास्ट लगता है क्योंकि बहुत से जगह पे बहुत सारा क्लैरिटी दिया है ICAI ने, ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं, राइट? तो सेम चीजें बार बार रीअपियर होती है बहुत सारी जगह पे एंड स्टूडेंट को लगता है कि और ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना है। नहीं, क्रक्स एक ही है, सब्जेक्ट का क्रक्स एक ही है। आप अभी तक ये पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, मुझे बताओ ये सारी चीजें आपको 2 से 3 बार अपियर हो गई है, राइट? इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि समरी नोट्स का करेक्ट यूटिलाइजेशन करो। अगर आपके पास ऑप्शन है तो व्हाई नॉट, जस्ट फॉर वन go through the study material. I'll always say कि भाई पापा को तो याद रखना ही है, स्टडी मटेरियल ICAI ने ऐसे ही नहीं दिया है। ठीक है, स्टडी मटेरियल को बस एक बार पढ़ो, उसके बाद इन समरी नोट्स को उठाओ, आपको पता चल जाएगा कि कितनी चीजें रिपीटेड है, कितनी चीजें न्यू आ रही है, आपको कैसे याद रखना है और आपका पैटर्न क्या रहने वाला है पूरा। ठीक है, एग्जाम में आपको एग्जाम ओरिएंटेड एंड एग्जाम फोकस पढ़ना है। ठीक है, सो रिमेंबर ऑडिट इज not really vast, it is vast but not really how much you think, but the more of the concepts are interrelated and the same things reappear again and again. Okay, now characteristics of the population, very important, इसके ऊपर questions आते हैं। तो क्या बोला गया है भाई यहाँ पे? characteristics of the population मतलब क्या कि जो पॉपुलेशन है इट मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू ऑडिट ऑब्जेक्टिव। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव इज टू गिव अ ट्रू एंड फेयर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो हम सैंपल साइज सेलेक्ट कर रहे हैं, जो हम पॉपुलेशन में सैंपल साइज सेलेक्ट कर रहे हैं, इट शुड बी अप्रोप्रिएट टू ऑडिट ऑब्जेक्टिव। दिस मीन्स दैट द सैंपल मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन रिलेवेंट टू द ऑडिट प्रोसीजर्स एम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, एक तो होना चाहिए अप्रोप्रिएट, एक तो होना चाहिए कंप्लीट और तीसरा होना चाहिए रिलायबल। तो पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए? ऑब्वियसली अप्रोप्रिएट होना चाहिए,
दूसरा कंप्लीट होना चाहिए, तीसरा रिलायबल होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। फॉर टेस्टिंग ओवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल पॉपुलेशन इक्वल्स टू अकाउंट रिसीवेबल लिस्टिंग। For testing understatement of account payable, population equals to subsequent disbursement, unpaid invoices, supplier statement, unmatching receiving, etc. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मान लो हमको सैम्पलिंग लगानी है अकाउंट रिसीवेबल पे, तो अकाउंट रिसीवेबल की अप्रोप्रिएटनेस, अकाउंट रिसीवेबल का फाइनल चेक करने के लिए हम लोगों को कहाँ पे सैम्पलिंग लगाना पड़ेगा? अकाउंट रिसीवेबल्स के ऊपर हम लोगों को लगाना पड़ेगा, है ना। तो फॉर टेस्टिंग अंडरस्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पेएबल, यानी कि अकाउंट पेएबल्स है लेकिन हम लोगों ने कम बताया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 50 लाख का एक्चुअल अकाउंट पेएबल है, लेकिन हम लोगों ने बुक्स में दिखाया कि भाई हम लोगों को 30 लाख ही देना है, ठीक है। तो वो हम लोग अंडरस्टेटमेंट कैसे चेक करेंगे? हम लोग चेक करेंगे कि भाई कुछ अनपेड इनवॉइसेस तो नहीं है, कुछ सप्लायर स्टेटमेंट तो नहीं है, अनमैच्ड रिसीविंग एक्सपोर्ट तो नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग पॉपुलेशन के ऊपर यहाँ पे सैम्पलिंग मेथड लगाएंगे। देन द पॉपुलेशन मस्ट बी कंप्लीट, दैट इज इट शुड इंक्लूड ऑल रिलेवेंट आइटम्स रिलेटेड टू द ऑडिट ऑब्जेक्टिव थ्रू आउट द फाइनेंशियल period. If testing a controls operation over the year, population should cover entire year's control activity. Auditor must verify the accuracy and source of the population data. If the population itself is not reliable, any conclusion from the sample drawn would be unreliable. तो पहला तो है कि appropriateness होनी चाहिए, दूसरा है कि complete होना चाहिए, it should include all the relevant data throughout दैट स्पेसिफिक पीरियड। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑडिटिंग हो रहा है 2024-25 का, तो थ्रू आउट द पीरियड जो भी रिलेवेंट डेटा है उसका वो कंप्लीटली पॉपुलेशन का हिस्सा होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद में इट शुड बी लाइक रिलायबल। ऑडिटर मस्ट वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड सोर्स ऑफ द पॉपुलेशन डेटा। इफ द पॉपुलेशन itself is reliable, any conclusion from the sample drawn would also be unreliable, obviously, ठीक है। तो वहां पे हम लोग रिलायबिलिटी के लिए आप बताओ हम लोग क्या चेक करते हैं? इंटरनल कंट्रोल हम लोग सबसे ज्यादा चेक करते हैं कि भाई इंटरनल कंट्रोल वहां का कैसा है ना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हम लोग लगा के हम लोगों को पता चल जाता है कि हाँ किसके पास ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या है, ठीक है। तो ये सब लगाने के थ्रू लाइक आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स क्या है, तो ये सब लगाने के थ्रू हमको पता चल जाता है कि हाँ कितना रिलायबल डेटा है, कितना रिलायबल डेटा नहीं है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम लोग अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी वाला भी जो हम लोग पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे 315, ठीक है, तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें दी हुई है कि उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट? सैम्पलिंग यूनिट। तो सैम्पलिंग यूनिट क्या है भाई? इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन एंड आर सेलेक्टेड फॉर ऑडिट टेस्टिंग, ठीक है। तो हम जो भी सैम्पलिंग टेक्निक्स लगाएंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे, हम किस पे लगाएंगे? इस सैम्पलिंग यूनिट पर लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अगेन याद करो पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अप्रोप्रिएट, इट शुड बी कंप्लीट एंड इट शुड बी रिलायबल। उस पॉपुलेशन से हम लोग क्या निकालेंगे? सैम्पलिंग यूनिट को निकालेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन एंड आर सेलेक्टेड फॉर ऑडिट टेस्टिंग। तो पर्पस क्या है? ऑडिट प्रोसीजर्स आर अप्लाइड टू दीज यूनिट्स, कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द सैंपल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये explanation in simple words, the sample represents the whole. What is true for the sample is assumed to true for the population it comes from. Absolutely, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगेन मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि द ऑडिटर इज इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, पीछे भी एक बार पढ़ा है, तो सेम चीज घुमा फिरा के बताई गई है अगेन कि भाई जो सैम्पलिंग यूनिट है वो क्या है? वो रिप्रेजेंटेटिव है, इट रिप्रेजेंट्स द सैंपल फ्रॉम द होल, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रू फॉर द सैंपल इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू फ्रॉम द पॉपुलेशन इट come from. Okay, the next example, if testing account receivable, sampling unit can be customer balances or individual invoices. How to define? Sampling units are defined to achieve efficient and effective sampling as per the audit objective. अब ये क्या बोल रहा है कि सैम्पलिंग यूनिट्स कैसा होना चाहिए? इट शुड बी
efficient and effective sampling as per the audit objective. It should match our audit objective ना, तो वहां पे सैंपल यूनिट हमेशा एक इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए. तो की रिक्वायरमेंट क्या है भाई यहाँ पे? द सैंपल must be what? Representative of the population. It should resemble the overall population in relevant aspect. मैम क्या बार बार सेम चीज लिखे हो आपने? जाओ एक बार मॉड्यूल चेक करो, पढ़ो एंड फिर मुझे बताना. क्रक्स यही निकलने वाला है. ठीक है. फिर सैंपल साइज, इट शुड बी लार्ज इनफ टू प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल मीनिंग एंड रिलायबल रिजल्ट्स. ट्रू. सैंपल साइज कैसा होना चाहिए कि मतलब वो रिलायबल होना चाहिए. इट शुड प्रोवाइड द मीनिंगफुल रिजल्ट्स एंड इट शुड बी स्टैटिस्टिकली मीनिंगफुल. ठीक है. वो जो सैंपल साइज होना चाहिए वो एक कंक्लूजन हमें बेटर देना चाहिए कि यस एवरीथिंग इज फाइन, इट इज फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर. ठीक है. एप्लीकेबल टू बोथ, अप्लाइज टू स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. इन बोथ केसेस रिप्रेजेंटेशन एंड साइज of the sample are crucial. Absolutely. Sampling is applied on test of details to detect misstatements and on test of controls to detect control deviations. Again, test of details assertion level, test of controls इंटरनल कंट्रोल का. तो इंटरनल कंट्रोल में हम हमेशा क्या चेक करते हैं कि भाई जैसा लगाया हुआ है कंट्रोल उससे डिविएट तो नहीं कर रहा है. ठीक है. और टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब असर्शन लेवल. असर्शन लेवल पे हम लोग क्या चेक करते हैं हमेशा? मिसस्टेटमेंट. ठीक है. देन अप्रोचेस टू सैम्पलिंग. व्हाट आर द अप्रोचेस टू सैम्पलिंग? कैसे हम लोग करेंगे? तो एक तो है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं और एक है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के थ्रू. आप बेसिक मीनिंग तो बता ही सकते हो मुझे बिना देखे. स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यानी कि क्या कि जो भी हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तो एक रूल है. ठीक है. हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो प्रूवन रूल्स के ऊपर हम लोगों ने डिसाइड किया है. कुछ ना कुछ तो एक प्रोबेबिलिटी का रेशियो है जिसके ऊपर हम लोगों ने सैम्पलिंग लगाई है. और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का क्या मीनिंग होता है कि ऑडिटर ने जो है वो आर्बिट्ररी मेथड को यूज किया यानी कि पर्सनल जजमेंट को वहां पे यूज किया है. ठीक है. अब जजमेंट कैसे आएगा? ऑब्जर्वेशन से, नॉलेज से और ट्रेनिंग से. ठीक है. तो फिर मीनिंग चलिए देखते हैं. यूजेस मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी थियरी टू सेलेक्ट एंड इवैल्यूएट सैंपल्स एंड बेस्ड ऑन ऑडिटर्स पर्सनल जजमेंट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. की फीचर्स: रैंडम सेलेक्टिव आइटम्स, यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी. नो यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी. सैंपल सिलेक्शन में फॉलो पैटर्न्स और फोकस ऑन specific areas. Objectivity, objective and scientific, no personal bias. Subjective may involve auditor bias. Absolutely. जहां पे पर्सनल जजमेंट की बात आती है तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि प्रोफेशनल जजमेंट वहां पे एब्सोल्यूट होना चाहिए. इट शुड बी रिलेवेंट एंड इट शुड बी रिलायबल. ठीक है. तो इट मे बी हियर सब्जेक्टिव. ठीक है. तो वहां पे ऑडिटर कैसे ऑडिटर प्रूव करेगा? डॉक्यूमेंटेशन करके प्रूव करेगा वहां पे ऑडिटर खुद को. Applicability, recommend for large population with similar items, example trade receivable, payroll, invoices. Simple and practical use when resources or time is limited. ठीक है. नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे कि भाई थोड़ा सा सिंपल चीज कर रही है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उस पर्टिकुलर बिजनेस में एंड जहां पर रिसोर्सेज और टाइम जो है वो limited है. Evaluation of results can be projected to entire population reliably, cannot scientifically measure how representative the sample is. Absolutely. क्योंकि हम लोगों ने कोई प्रूवन मेथड से सैंपल साइज नहीं उठाया है ना, सैम्पलिंग यूनिट हम लोगों ने कोई प्रूवन मेथड से नहीं उठाया ना, तो वहां पे चांसेस है कि वो जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव ना हो पूरे के पूरे पॉपुलेशन में. लेकिन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में हम लोग क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने जो सैम्पलिंग यूनिट उठाया है दैट इज गोइंग टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन. तो अगर सैंपल में कोई एरर नहीं है यानी कि पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन है उसमें कोई भी एरर नहीं है. तो ये डिफरेंस है. एडवांटेजेस, अनबायस्ड है भाई, ये तो अनबायस्ड है. ठीक है. रिलायबल प्रोजेक्शंस है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है. मोर एक्यूरेट एंड डिफेंडेबल कंक्लूजन. सिंपल टू अप्लाई, ऑडिटर यूजर एक्सपीरियंसेस टू टारगेट हाई रिस्की एरियाज एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है. देन limitations, may acquire software tools and technical knowledge. Results may not reflect true population characteristics. Example, auditor verify 45,000 plus purchase transactions using random sampling to ensure unbiased selection. Auditor selects transaction from March to June, September और top 10 high value items manually. ठीक है. वहां पे वो मैन्युअली सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है? ठीक है. रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस पर सैम्पलिंग यूनिट को
उठा रहा है। तो ये है डिफरेंस सैम्पलिंग का एंड स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का। बेसिक डिफरेंस समझ जाओ। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एज द वर्ड ओनली सेज कि वहां पे कुछ ना कुछ तो बेस है उसका, हमने कहीं ना कहीं कोई थ्योरी, कोई प्रोबेबिलिटी थ्योरी उठा के हम लोगों ने लगाया हुआ है, ठीक है। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मतलब क्या, वहां पे कोई बेस नहीं है, ऑडिटर ने प्योर अपने जजमेंट के बेसिस पे सैंपल को उठाया हुआ है। तो अपने अपने क्या रहेंगे, फीचर्स रहेंगे, ऑब्जेक्टिविटी रहेगी, एप्लीकेबिलिटी रहेगी, एग्जाम्पल रहेगा, एडवांटेजेस रहेंगे, लिमिटेशंस रहेंगे। 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज वॉज सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ में क्या आ रहा था कि हम लोग सभी के सभी ट्रांजैक्शंस को हम लोग चेक कर रहे हैं, सैम्पलिंग मेथड हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल यानी कि क्या, जहां पे हम लोग 100% ट्रांजैक्शंस को रूटीन चेकिंग का नाम हम लोगों ने दिया था, ठीक है, रूटीन चेकिंग। तो वहां पे हम लोग 100% जो ट्रांजैक्शंस है हम उसको चेक कर रहे हैं। तो भाई 100% checking of all transaction checks only a part of the population using random sampling. Derived by checking all transactions, satisfaction level ज्यादा रहेगा. Obviously, can be equally satisfied with partial checking if internal controls are reliable. Absolutely. ठीक है, तो internal controls reliable है तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स के ऊपर अगर आप सैम्पलिंग लगाओगे तो वहां पे तो ज्यादा रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। बेसिस मैनुअल और कंप्लीट वेरिफिकेशन स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, व्हाट इज दैट, रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, लेस एम्फेसिस इज गिवन ऑन इंटरनल कंट्रोल। अगर हम लोग को पता चल जाता है कि भाई इंटरनल कंट्रोल वहां का वीक है तो वहां पे सैम्पलिंग मेथड यूज मत करो, ट्रेडिशनल मेथड यूज करो, ठीक है। तो और अगर इंटरनल कंट्रोल ज्यादा बेटर है, ठीक है, वहां पे हायर रिलेवेंस है, तो वहां पे हम लोग सैंपल साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं और स्मॉलर सैंपल साइज को हम लोग वहां पे सेलेक्ट करके अपने काम को जल्दी से जल्दी निपटा सकते हैं। तो एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रही है, ट्रेडिशनल और सैम्पलिंग मेथड में दिया हुआ है इंटरनल कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके 2 पॉइंट्स बन चुके हैं, ठीक है। देन एरर एक्सेप्टेंस, सबके सब अगर चेक करोगे तो एरर फ्री ही होने वाला है। एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट टॉलरेबल एरर एंड एस्टिमेट्स रिलायबिलिटी, एग्जांपल 98% कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। अगर हम लोग सैम्पलिंग करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, 100% सही है, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। एक हम लोग एक यूजर को कॉन्फिडेंस लेने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई 98% तो वहां पे सही है। रिस्क इन्वॉल्व स्टिल कैरीज रिस्क डिस्पाइट फुल चेकिंग, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं पे रिस्क तो रह सकता है। मान लीजिए कि जो बंदा बैठा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा है, उसने ही बहुत ही ज्यादा चालाकी से कुछ ना कुछ तो झोल किया है कुछ ट्रांजैक्शंस में एंड वो करते आ रहा है काफी सालों से। तो वहां पे उस ईयर में अगर वो ऑडिट कर रहा है कोई ऑडिटर, तो उसके ऊपर नाम आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। क्योंकि अगेन आपको एक चीज याद है, हम लोगों ने पढ़ा था ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। तो हमारा काम ऑडिट करना है, इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही इन्वेस्टिगेशन किया हुआ जाता है और वहां पे कम्युनिकेशन हम लोग ऑलरेडी कर देते हैं, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो रिस्क इन्वॉल्व क्या है कि अगर 100% भी अगर आप लोग ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो तो वहां पे स्टिल रिस्क इज इन्वॉल्व। एक्नॉलेजेस कैलकुलेटेड रिस्क और एस्टिमेशन एरर, एब्सोल्युटली। अगर स्टैटिस्टिक किसी चीज को अगर अपन सैम्पलिंग कर रहे हैं तो वहां पे एक कैलकुलेटेड रिस्क हमेशा ही रहता है, ठीक है, एंड एस्टिमेशन एरर। देन सैंपल साइज डिसीजन एप्लीकेबल ही नहीं है यहाँ पे, एंड यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जल्दी बोलो, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट है सैंपल साइज, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल ज्यादा बेटर रहेगा, बेटर इंटरनल कंट्रोल रहेगा तो क्या होगा, सैंपल साइज छोटा रहेगा। और अगर इंटरनल कंट्रोल कम रहेगा तो सैंपल साइज जो है वो बड़ा रहेगा। इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन इंटरनल कंट्रोल स्ट्रेंथ, टॉलरेबल एरर एंड डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल, ओके। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मतलब 100% चेकिंग हो रही है, 100% रिस्क फ्री है क्या, नहीं है, लेकिन 100% रिस्क फ्री, लेकिन वहां पे कुछ एक सेटिस्फैक्शन लेवल वहां पे थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक है। एंड यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल कंपेरेटिवली रहता है, लेकिन फिर भी एक कुछ हम लोग बेंचमार्क सेट कर देते हैं कि भाई इतना इतना परसेंटेज है, क्योंकि वहां पे कैलकुलेटेड रिस्क है ना, इसीलिए, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑडिटिंग। अगेन और भी थोड़ा सा पॉइंट्स यहाँ पे बच गया है अपना, तो वो क्या चीज कहता है यहाँ पे, एफिशिएंसी,
टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स हैवी, एंड सैम्पलिंग मेथड में क्या है, मोर एफिशिएंट एंड प्रैक्टिकल हियर। एंड ऑडिटर्स जजमेंट में क्या है, लेस स्कोप फॉर सैम्पलिंग जजमेंट। सैम्पलिंग टेक्निक इज नथिंग बट स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल चूजन ऑन बेस्ड ऑन ऑडिटर्स जजमेंट। ठीक है, सैम्पलिंग मेथड में हम लोग ऑडिटर जजमेंट का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, एंड यहाँ पे तो हम लोग 100% ही चेकिंग कर रहे हैं, तो वहां पे ऑडिटर सैम्पलिंग जजमेंट जो है वो स्कोप ही नहीं रहता है उसका। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैंपल एप्लीकेबल ही नहीं है। अगेन यहाँ पे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैंपल, सबसे पहला तो एक दिमाग में आना चाहिए भाई, इंटरनल कंट्रोल, ऑर्गेनाइजिंग साइज, reliability of records, tolerable error and confidence level, state of internal control. So these are the factors on which the sampling will be based. Okay, so I think guys this is enough for the video, and again जो भी हम लोगों ने आज टॉपिक को कवर किया है, प्लीज गो थ्रू द स्कैनर, क्वेश्चन आंसर्स हटाओ, प्रैक्टिस करो, एंड आपका ये जो टॉपिक है वो बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, एंड टिल देन वेरी वेरी हैप्पी स्टडीज एंड ऑल द वेरी बेस्ट।